हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1। अच्छा, तो आप सबने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है, बट व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? आप लोग चूज करने को मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई और स्ट्रीम भी चूज कर सकते थे, बट कॉमर्स से क्यों? क्योंकि आपको कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, कोई सीएस करना चाहता होगा, कोई सीए, कोई अकाउंटेंट, कोई किसी एमएनसी कंपनी में वर्क करना चाहता होगा। आपके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी। ठीक उसी तरीके से एक बिजनेसमैन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे उसे अचीव करना पड़ता है। आज हम वही पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉफिट अर्निंग। अब एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस ऐसे ही समाज सेवा के लिए तो स्टार्ट करा नहीं होगा। उसका एम क्या है? पैसा कमाना। वो क्या चाहता है? पैसा अर्न करना चाहता है। लेकिन ये प्रॉफिट क्या है? सपोज करिए एक बिजनेसमैन है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब वो गुड्स बनाता है ना, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती है? 8,000 रुपीज। ठीक है, और उसने उन गुड्स को बेचा कितने में? 10,000 रुपीज में, 10,000 में बेच दिया। क्या ये 10,000 रुपीज उसके प्रॉफिट हुए? नहीं। इस 10,000 में 8,000 उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो इंक्लूडेड है। जब इस 8,000 को मैं माइनस करती हूँ उस 10,000 से, जो वो रिमेनिंग 2,000 बचता है, ये उसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट वो कितनी लगा रहा है? 8,000। बच कितना रहा है? बस 2,000। इतना कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या इतना सा प्रॉफिट उसके बिजनेस के ग्रोथ के लिए सही है? नो डाउट, इससे उसका बिजनेस चलता रहेगा, थोड़े बहुत प्रॉफिट से उसके बिजनेस की आय चलाई चलती रहेगी। लेकिन क्या ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं। वो तो तभी होगी ना जब उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा? कि उसे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो क्या सिर्फ यही सोच लेने से कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट मुझे कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, वो अपने बिजनेस को सक्सेस रेट पर लेके जा सकता है? नहीं। इसके लिए उसको जो बाकी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। इन सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही अगर सबके ऊपर वो फोकस करता है, तभी वो अपने बिजनेस को की जो है उसकी ग्रोथ हो सकती है, उसको वो सक्सेसफुल बना सकता है। प्रॉफिट अर्निंग आप समझ गए कि उसकी जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी रिटर्न उसे ज़्यादा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशन की। इनोवेशन, आपको पता है जो नोकिया था वो फेल क्यों हुआ? नोकिया मोबाइल फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसने टाइम से अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करा। दैट्स व्हाई सैमसंग और जो आईफोन है इन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया। रीजन? नो इनोवेशन। उसने अपने हार्डवेयर पर तो ध्यान दिया, लेकिन उसने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं करे, कोई इनोवेशन ही नहीं करी। दैट्स व्हाई वो फेल हो गया। तो इसलिए कहते हैं बिजनेसमैन को इनोवेशन पर भी ध्यान रखना चाहिए। टाइम टू टाइम कस्टमर्स के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी न्यू न्यू आती है, तो आपको न्यू न्यू इनोवेशंस अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी ताकि आप अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके और आप अपने बिजनेस की जो अपनी जो गुड्स की सेल है उसे बढ़ा सके। ठीक, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या है? आप जो आपकी वैल्यू ऑफ इनपुट है ना, उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं। एज्यूम करके चलिए कि ये दो पर्सन्स हैं। ठीक है, चलो दोनों बिजनेसमैन हैं। ठीक है, ये दो, एक को टॉम मान लो, एक को सोम मान लो। ठीक है, तो एज्यूम करिए कि इनको हमने रॉ मटेरियल दिया, इसको भी 10 kg और इसको भी 10 kg ही दिया। मतलब इन्होंने कितनी इनपुट लगाई? 10 kg। लेकिन इसने उसी 10 kg से ये सिर्फ और सिर्फ 50 गुड्स ही प्रोड्यूस कर सका। ये इसी 10 kg से इसने 100 गुड्स प्रोड्यूस करे। क्यों? दोनों के पास तो 10 kg थे, फिर इसने 50 और इसने 100 गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर लिए? ये उससे आधे ज़्यादा कैसे आगे निकल गया? रीजन, यहाँ पर इसने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करा, इसने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करा। ये उतने ही रिसोर्सेज से, उतने ही मतलब रॉ मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ 50 ही गुड्स क्यों बना पाया? इसका मतलब इसने कितनी वेस्टेज करी होगी, है ना? तो यही प्रोडक्टिविटी है कि अगर आप देखो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर मैन मेड रिसोर्सेज हैं, दोनों लिमिटेड है। ठीक है, हमें उनका इस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है कि हम अगर इतनी इनपुट लगा रहे हैं ना, तो आउटपुट इतनी तो निकल कर आए।
तभी फायदा है ना। अब ये भी नहीं है कि हाँ आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में आप मिलावट करनी शुरू कर दो, नो अडल्ट्रेशन, क्योंकि क्वालिटी भी मस्ट है। अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं दोगे, मिलावटी प्रोडक्ट दोगे, तो कस्टमर एक बार आएगा, दो बार आएगा, वो आना बंद कर देगा। उससे क्या होगा, आपकी गुडविल कम होगी, आपकी सेल्स कम हो जाएगी, एक दिन बिजनेस को ताला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि अगर आप इनपुट इतनी लगा रहे हो तो आउटपुट ज़्यादा निकल कर आए, लेकिन ये भी नहीं कि मिलावट करो, और क्वालिटी का भी ध्यान रखना साथ में। एंड ये पॉसिबल कैसे, अगर आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो तो उसकी वेस्टेज नहीं करनी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज जैसे हमारे प्लांट, मशीनरी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो फंड्स हैं, ठीक है, इनका यूज करना उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप फंड्स आप ऐसे कहीं भी कितना भी पैसा लगा रहे हो, कुछ है ही नहीं, एक लिमिट ही नहीं है कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना कहाँ नहीं, तो डूबोगे एक दिन। ठीक है, तो अपने ये रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है कि आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पा रहे हो या फिर नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। मार्केट स्टैंडिंग, ये पर्सन देखिए, ये कुछ बिजनेसमैन है, ठीक है, जो ये वाला पर्सन है ना, ये इसका मार्केट में लेवल सबसे लो है। क्या लेवल है इसका, लो लेवल है। वाई, रीजन क्या है, इसका लेवल सबसे लो क्यों है, क्यों ये पीछे रह गया, क्यों उसके कॉम्पिटिटर्स इससे आगे निकल गए, क्योंकि इसने तो इनोवेशन नहीं करी होगी, कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से ये पीछे रह गया। अब ये पर्सन है, मान लो इसका लेवल सबसे अप है मार्केट में, अपने इसके कॉम्पिटिटर्स जो है इसके आगे नहीं इससे निकल पा रहे, क्यों, क्योंकि ये क्रिएटिविटी दे रहा है, लोगों को अच्छी क्वालिटी दे रहा है, लोगों के नीड्स को पूरा कर रहा है, तभी तो। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करे, अपने आप को मार्केट पे अप लेवल पर लेकर आए, अपनी गुडविल को बढ़ाए, अपना एक ब्रांड क्रिएट करे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टाइम था कि जब जो बिजनेसमैन थे ना, उनका एकमात्र एक ही उद्देश्य होता था कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, बस। सोसाइटी के भले का वो कुछ नहीं इतना सोचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो, अगर मान लो एग्जाम्पल से आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपको बहुत अच्छा रखती है, आपको मतलब जैसे वो बहुत अच्छी कुक है सपोज, वो जब भी कुछ न्यू डिश बनाती है ना, तो वो आपको भी आप देती है कि लो तुम भी टेस्ट करो, तुम भी खाओ। ठीक है, वो कभी कभी आपको मूवी देखने के लिए ले जाती है, या फिर ले जाता है, आपका फ्रेंड है या होगी जो भी, तो आपका भी मन करेगा ना कि यार ये मेरे लिए इतना करते तो मैं भी इसके लिए कुछ करूँ। नॉर्मली ये बात थॉट आपको आएगा ही। ठीक उसी तरीके से ना एक बिजनेसमैन को जो भी रिसोर्सेस हैं उसको मिलते कहाँ से हैं, सोसाइटी से। वो रॉ मटेरियल लेते हैं, कोई भी रिसोर्सेस लेते हैं, लेते तो सोसाइटी से ही है ना, तो उनके मन में भी ये थॉट आता है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। अब वो सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे तो वो एजुकेशन फ्री दे दे कुछ बच्चों को, या फिर वो ऐसे कोई चैरिटी में डोनेट कर दे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम था कि इस चीज़ को इतना कंपल्सरी नहीं माना गया था। वो अपनी मर्जी से, अगर उनका मन करता था जिस बिजनेसमैन का, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते थे। कुछ उनके ऊपर कंपल्शन नहीं थी कि उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, उनकी मर्जी थी, मन था तो करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी, मतलब ये कंपल्सरी ही हो चुका है कि आपको सोसाइटी के भले के बारे में सोचना ही पड़ेगा। कौन, चाहे वो कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी तो चलो है ही हम इंडिया में, तो होल्डिंग कंपनी है या फिर वो सब्सिडरी कंपनी है, इसके अलावा कोई भी फॉरेन कंपनी जिसकी ब्रांच इंडिया में है, इन कंपनीज को अगर, तो वो ये कंपनीज कौन कौन सी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी जिसकी ब्रांच कहाँ है, इंडिया में, ये जो कंपनीज हैं, अगर वो इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करती है ना, तो उसको अपने प्रॉफिट का 2% जो हिस्सा है ना, वो सोशल वेलफेयर में लगाना ही पड़ेगा। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, अगर तो उसके कहते हैं जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। सेकंड कंडीशन,
अगर उसके जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। थर्ड कंडीशन, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर कंपनी पूरी करती है तो उसे अपने नेट प्रॉफिट का 2%, एटलीस्ट 2%, तो ज़्यादा उसकी मर्जी है, एटलीस्ट 2% तो उसको सोशल वेलफेयर में लगाना ही पड़ेगा। चाहे फिर वो एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, रोड बना दे, ब्रिज बना दे, कुछ भी करे, कोई भी किसी भी तरीके से उसको सोसाइटी का वेलफेयर करना ही पड़ेगा। यह मैंडेटरी हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब जो वर्कर्स काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं। आपने बहुत बड़ा बना लिया, अपनी फैक्ट्री बना ली है, सारा रॉ मटेरियल लेके रख दिया है, लेकिन अगर आपका वर्कर ही अच्छे से काम ना करे तो क्या कर लोगे आप? इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कि जो आपका वर्कर है, यही चीज़ मैनेजर पर भी लागू होती है, ठीक है? चाहे वो आपका वर्कर है या फिर वो आपका मैनेजर है, आपको उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान देना होगा कि वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई सी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करो। और ये भी नहीं है कि सिर्फ बस ऐसे खड़ जाओ, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको मोटिवेट भी कर लो। भाई आप ही का वर्कर है, आप ही का मैनेजर है, मोटिवेट कैसे कर सकते हो? आप उसको बोनस दे दो, आप उसको क्या कहते हैं, कोई इंसेंटिव दे सकते हो, ठीक है? आप उसकी प्रेस कर दो यार, 2 शब्द तारीफ के ही बोल दो, ठीक है? इस तरीके से क्या है, आप उनकी परफॉर्मेंस वो कैसे होगी। देखो अगर हमें भी टीचर है, जब हमें एक्सीलेंट देती है या क्लास में हमारी क्लैपिंग कराती है, हम कैसे खुश होते हैं, हमें क्या होता है नेक्स्ट टेस्ट में हम और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, होता है ना हमारे मन में भी। तो ऐसे जो ये वर्कर्स और मैनेजर्स हैं, इनको भी होता है, ये भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है? तो फिर ये भी अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं। अगर ये परफॉर्म अच्छा करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका बिजनेस का भी भला, जो वो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है? जब वो काम अच्छा करने लगेंगे तो उनकी भी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती जाएगी ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। वैसे सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, इसके अलावा अगर आप और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्लियर हो गए होंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखने ही पड़ते हैं, इन सभी के ऊपर उसे फोकस करना पड़ता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर उसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके, वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सके, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।